हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ह्यूएन एकेडमी में। वेलकम टू ह्यूएन एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इतिहास तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ बीच बीच में हम लोग आपकी मदद के लिए, आपकी नॉलेज के लिए फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन का वीडियो डालते चले जा रहे हैं। और ये वीडियो यकीन मानिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा जब आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें साइंस पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, जैसे कि आप आरआरबी एनटीपीसी दीजिए, आरआरबी ग्रुप डी दीजिए, एसएससी का कोई एग्ज़ाम दीजिए, सीजीएल सीएचएसएल, वहाँ पे ये सब सारे चीज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको फॉलो करते रहिए। जल्दी हम लोग फिजिक्स का रेगुलर भी कोर्स लेके आएंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम टोटल जो भी क्वेश्चन है, जितने भी होंगे 15-20 क्वेश्चन, उसमें हम लोग पूरा लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन जितने भी होंगे प्रीवियस ईयर लाइट से आए हुए होंगे। तो पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, मतलब जो लाइट है वो कुछ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो मैं भी काफ़ी लोगों को पता है, तो जिसको नहीं पता है इसका आंसर हो जाएगा फोटॉन। क्या हो जाएगा? फोटॉन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। मैं इस तरीके से सिंबल ले रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोटॉन। तो याद रखना है, जो फोटॉन या प्रकाश के कण होते हैं, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण के मूलभूत कणों को बोला जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कण होते हैं, उनको, उनके मूलभूत कण को ही क्या बोलते हैं हम लोग? फोटान बोलते हैं। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो और जो फोटान होते हैं, इसमें तरंग और कण दोनों की ही प्रवृत्ति होती है। मतलब जो फोटान रहते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल पैकेट के फॉर्म में रहते हैं, तो इनमें तरंग और कण दोनों की प्रवृत्ति होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो याद रखना है किससे बना है? तो प्रकाश जो मिलकर बना है, ये फोटान के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? और ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एएसएम और गुड्स गार्ड, जो कि 2004 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है आगे, कि जो लाइट वेव है वो किस प्रकार का वेव है, किस प्रकार की तरंग है? तो याद रखना है, जो लाइट वेव होता है ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंग। तो ये भी आपको नहीं भूलना है। जो लाइट वेव होता है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? बेसिकली देखिए, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो वेव होता है, जो वेव की डायरेक्शन होती है, वेव की गति के डायरेक्शन वो पार्टिकल के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंबवत होती है। अगर एक लाइन में वेव चल रहा है, वेव की डायरेक्शन है, तो उसके 90 डिग्री पे जो कणों की वाइब्रेशन होगी वो होगी। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मतलब द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज गिवन बाय, इस्टेब्लिश्ड बाय। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, दिया गया था? ये आपको याद रखना है। तो देखिए, जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, वो दिया गया था हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के द्वारा ये दिया गया है प्रकाश के तरंग का सिद्धांत। तो ये भी आपको नहीं भूलना है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। और ये हाइगेंस जी कहाँ के थे? तो याद रखना है, ये न्यूटन के ही कंटेम्प्रेरी थे। मतलब जब न्यूटन रहा करते थे उन्हीं के समकालीन थे ये। और इन्होंने 1678 में प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया था। और ये जर्मनी के थे। तो हाइगेंस जी कहाँ के थे? जर्मनी के। इन्होंने ये थ्योरी कब दी थी, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत? तो याद रखना है 1678 यानी कि 1678 में दिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ लाइट? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप था, इसकी खोज की थी मैक्सवेल जी ने। मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय रूप की खोज की थी, या उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो अगर आपसे ये पूछता है कि न्यूटन के बाद अगर किसी ने इस फील्ड में सबसे अच्छा काम किया है, तो याद रखना है ये मैक्सवेल ही थे। तो न्यूटन के बाद विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में मैक्सवेल ने ही सबसे अच्छा काम किया था। और भौतिक के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा इनका कार्य माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। 1864 में मैक्सवेल जी ने विद्युत चुंबकत्व की गति का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने ही ये बताया था पहली बार कि प्रकाश वास्तव में उसी माध्यम में तरंग है जिससे विद्युत और चुंबकीय तरंग पैदा होती है। ठीक है, तो ये किसने बताया था? मैक्सवेल जी ने बताया था। कब बताया था? 1864 में। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि
प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। विवर्तन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है डिफ्रैक्शन, तो बहुत लोगों को विवर्तन नहीं समझ में आ रहा होगा, तो डिफ्रैक्शन जानते होंगे, ठीक है। तो ये पूछा है कि हु फर्स्ट शोड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स, मतलब लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन सबसे पहले किसने बताया। तो याद रखना है, ये ग्रेमाल्डी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रकाश के विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन के बारे में बताया था। किसने बताया था? ग्रेमाल्डी। अगर यहाँ पे न्यूटन होता तो डेफिनेटली आप लोग कह रहे होंगे कि न्यूटन जी ने दिया था, तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, लेकिन ऑप्शन में न्यूटन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऑप्शन में न्यूटन रहता तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाता? न्यूटन हो जाता। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो जान लीजिए कि जब भी प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी भी अवरोध से, मतलब उनके अगर वो कहीं पे ट्रेवल कर रही हैं और रास्ते में कोई भी ऐसा अवरोध या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके रास्ते में जिससे उनको टकराने का मौका मिलता है, तो वो उसके किनारे से मुड़ जाएंगी। मतलब कोई भी चीज़ रखी हुई है उससे प्रकाश और अगर साउंड टकराती हैं तो उसके किनारे किनारे से वो लोग क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी, निकल जाएंगी, और इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आप लोगों को पता भी होगा डिफ्रैक्शन के बारे में कि जब भी कोई प्रकाश या साउंड की वेव किसी माध्यम से टकराती है जो उसको रोकता है तो उसके किनारे से निकल जाती है, ठीक है। इसी को डिफ्रैक्शन या विवर्तन बोलते हैं। और सर्वप्रथम इसको किसने दिया था? न्यूटन, ग्रेमाल्डी और टी यंग जी ने इसके बातों पर ध्यान दिया था, ये बताया था। तो न्यूटन ऑप्शन में नहीं है तो ग्रेमाल्डी है, तो आपको ग्रेमाल्डी टिक करना है। आगे बढ़ेंगे अब और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होती है, याद रखिएगा। कभी कभी आप होती है समझ जाते हैं जल्दी जल्दी में और टिक कर देते हैं गलत। तो याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डज नॉट ऑकर इन बोथ लाइट एंड साउंड। तो कौन सा ऐसा इसमें से फिनोमेना है, कौन सा ऐसा घटना है जो दोनों में घटित नहीं होती है? किसमें किसमें? प्रकाश और ध्वनि में, ठीक है। तो ऐसा देखिए, विवर्तन मतलब डिप्रेशन तो दोनों में होता है, रिफ्लेक्शन भी दोनों में होता है, रिफ्रैक्शन भी दोनों में होता है। एकमात्र ऐसा है इसमें ऑप्शन में जो कि है ध्रुवण। ध्रुवण को आप लोग जानते होंगे क्या होता है? पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन नामक जो फिनोमिना होता है ये प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पोलराइजेशन जो होता है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों जैसे कि प्रकाश है, यही लोग इसको कर पाते हैं, ठीक है। ये प्रकाश तरंगों का गुण है। और ये किससे संबंधित है? तो ये ओरिएंटेशन से संबंधित है, मतलब जो दोलन होता है, गति होती है, उसकी दिशा से संबंधित है पोलराइजेशन। किस में होता है ये? लाइट में केवल होता है, ध्वनि में नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा। और मेरा काम यहाँ पे केवल आंसर देना नहीं है, बल्कि ये भी समझाना है कि किस प्रकार से ये होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्निंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कोर ऑफ अ बैरियर इज कॉल्ड। मतलब कोई भी बैरियर का कोर है, मतलब कोई भी बैरियर यानी कि अवरोध है प्रकाश के रास्ते में, और उससे टकरा के अगर प्रकाश मुड़ जाता है उसके किनारे से, तो उसको क्या कहते हैं? अभी पीछे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन का कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने बताया, तो इसका आंसर आपको इजीली मिल जाना चाहिए। तो जब भी प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं तो वो अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती हैं, ये मैंने बताया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? विवर्तन। तो ये तो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है कि जब भी प्रकाश और ध्वनि की तरंगे किसी भी अवरोध से टकराती हैं तो उसके किनारे से निकल जाती हैं मुड़ के, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इसके बारे में किसने बताया था? न्यूटन जी ने बताया था और हाइगन जी ने बताया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर कोई भी डाउट है फ्रेंड्स तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी सुझाव है तो आप उसको भी जरूर दीजिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, ठीक है। शेयर करने से नहीं चूकना है ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? एक बार मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज कन्फर्म्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें 4 आपको सिद्धांत दिए हुए हैं, प्रिंसिपल दिए हुए हैं। इसमें से ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो प्रकाश के तरंग मतलब वेव नेचर की कन्फर्मेशन देता है, ठीक है। तो याद रखना है, ये होता है व्यतिकरण का सिद्धांत। कौन सा? व्यतिकरण का सिद्धांत। तो ये भी आपको याद रखना है। व्यतिकरण के सिद्धांत क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। कौन सा होता है? थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या बोला जाता है कि व्यतिकरण से किसी भी प्रकार की तरंगों की एक दूसरे पर पारस्परिक प्रक्रिया अव्यक्ति होती है। मतलब कोई भी तरंग है वो एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से डिपेंडेंट है, किस प्रकार से उनका रिलेशन है, प्रक्रिया क्या है एक दूसरे के ऊपर, उन्हीं को ये लोग क्या करती है? शो करती हैं, ठीक है। और इसी से जब इसका परिणाम होता है, जब वो एक दूसरे से रिलेशन हम लोग उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उनका कंपन कैसा है, या उनमें कमी कैसे आ रही है, वृद्धि किस तरीके से हो रही है। तो ये सब हमें बेसिकली पता चलता है। और इसका व्यतिकरण का सिद्धांत हम लोग बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? तो जब भी कहीं भी
ज़्यादा पावरफुल की हमें रे चाहिए होती है, वहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। जैसे विशाल विभेदन शक्ति वाले सभी यंत्रों के पास हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है, तो ये करता है व्यतिकरण का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये भी आपको नहीं भूलना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, ठीक है, मतलब जो रेडिएशन, नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट होता है वो कैसा होता है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, इनमें से कौन सी होती है, मतलब तरंग के समान होती है, या कण के समान होती है, या तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, या तरंग एवं कण दोनों के समान नहीं होती है। तो चार ऑप्शन ये है, देख लीजिए, चौथा ऑप्शन भी के समान नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। अगर आपने शुरू से फॉलो किया होगा अच्छे से, अभी जब से मैं आज पढ़ा रहा हूँ, लिख के ले रहा हूँ, तो इसमें कई बार मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ कि जो प्रकाश विकिरण होता है, मतलब लाइट का जो नेचर होता है, लाइट के रेडिएशन का नेचर वो दोनों होता है, मतलब वेव और पार्टिकल दोनों की तरह ये बिहेव करता है। और ये तो आपने देखा, ये प्रकाश जो होता है इसका डुअल नेचर होता है, ठीक है, द्विसिद्धांत इसे बोलते हैं, डुअल नेचर होता है, और इसके बारे में काफ़ी लोगों ने बताया था, ठीक है। और इसमें हम लोग बेसिकली जब क्वांटम यांत्रिकी पढ़ते हैं, जो फिजिक्स का क्वांटम वाला पार्ट है, तो उसमें हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि लाइट का जो नेचर होता है वो तरंग एवं कण यानी कि वेव और पार्टिकल दोनों के समान होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, मतलब सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में किसने बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आ रहा होगा ये क्वेश्चन, नहीं आ रहा है तो देखिए, जो प्रकाश का वेग था यानी कि स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट जो सबसे पहले बताया, वो बताया था रोमर जी ने। किसने बताया था, रोमर जी ने। ये एक साइंटिस्ट है रोमर जी, इन्होंने सबसे पहले बताया लाइट के स्पीड के बारे में, यानी कि प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। तो प्रकाश की जो वेग होती है इसे हम लोग प्राय किससे डिनोट करते हैं, जनरली इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से, आप लोगों को पता भी होगा शायद। और इसकी स्पीड कितनी होती है, तो निर्वात में, यानी कि सबसे तेज आपको पता है प्रकाश का जो चाल होता है वो वैक्यूम में होता है, निर्वात में जहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पे इसका मान जो एग्जैक्ट अगर आपसे वैल्यू पूछता है, हालांकि एग्जैक्ट कहीं भी आपको नहीं मिलता है पेपर में भी, तो एग्जैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन इसे जनरली हम लोग कितना लेते हैं, जब भी कहीं हमें क्वेश्चन आता है या एग्जाम में भी पूछा जाता है तो यही आता है, इसको हम लोग टिक करते हैं 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि 2,99,000 है तो इसको हम लोग 3,00,000 लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर आप 17वीं सेंचुरी की बात करें, 17वीं सदी की बात करें, तो ये बताया जाता था कि प्रकाश का वेग अनंत होता है, यानी कि प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन आगे चल के इसको गलत प्रूव कर दिया गया। सबसे पहले इसको गैलीलियो जी ने प्रकाश का चाल मापने का प्रयास किया था, मतलब गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले कोशिश किया, मेजर करने की कोशिश की कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी गलती या ईरर की वजह से इनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे पहले किसने मापने में सफलता पाई, तो याद रखना है रोमर, लेकिन कोशिश किया था किसने सबसे पहले, गैलीलियो जी ने। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अभी हमने इसका आंसर दिया था पीछे वाले में, आप लोगों को आ भी रहा होगा उम्मीद करता हूँ। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, मतलब जो लाइट की वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, हीरे में, पानी में, निर्वात में, या हाइड्रोजन में। तो याद रखना है जो प्रकाश का मैक्सिमम वेग होता है वो होता है निर्वात, यानी कि वैक्यूम में। कहाँ पे, निर्वात यानी कि वैक्यूम में। कितना होता है आपको पता ही है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और जो भी सजेशन हो उसको कमेंट करके हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, मतलब ये देखिए एसएससी 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। मतलब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि तापमान में वृद्धि कर रहे हैं, तो जो प्रकाश की गति है, जो लाइट की वेलोसिटी है, वो बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी, या अचानक से गिर जाएगी। तो आपको याद रखना है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता है लाइट की स्पीड पे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेम्परेचर बढ़े चाहे घटे, उससे लाइट की स्पीड पे, प्रकाश की स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना है क्या रहता है, वैसी ही रहती है, ठीक है। कैसी रहती है, जैसा पहले था, जैसा पहले था वैसे ही। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिमेन्स द सेम, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाइए या घटाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है प्रकाश की चाल पे। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। मतलब कौन सा क्रम आपको बताना है कि किसमें ज़्यादा किसमें कम। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा किसमें होती है और सबसे कम किसमें होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रकाश की चाल की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है, जल, इसको मैं बता रहा हूँ, जो जल, कांच और हीरा, मतलब जल में सबसे ज़्यादा, फिर कांच में, फिर हीरा में, ठीक है, वाटर में, फिर ग्लास में, फिर डायमंड में, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में किसमें होती है, तो हीरा, जल और कांच में, इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द हाइट लाइट टू कम फ्रॉम द मून टू द अर्थ। मतलब मून से अर्थ तक लाइट को आने में कितना समय लगता है। हालांकि सन से अर्थ तक सभी को पता होगा, काफ़ी लोगों को याद रहता है और क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है, तो ये क्वेश्चन कम पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है, ताकि आप लोगों को अगर क्वेश्चन टफ बनाता है, यहाँ से पूछता है, तो आप लोग बता पाएँ। ठीक है, तो कितना लगता है, याद रखिएगा 1 सेकंड लगता है। मतलब चंद्रमा से पृथ्वी तक लाइट आने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड लगता है। बिल्कुल इसको याद रखना है। और अगर दूरी की बात करें तो कितना है, 2,50,000 मील की दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। और इसमें एग्जैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1.3 सेकंड लगते हैं, 1.3 सेकंड लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में। लेकिन ऑप्शन में सबसे नज़दीक 1 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 सेकंड ही टिक करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी सिंपल है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। प्रकाश का वेग है, तो इसमें तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल होना ही नहीं है, आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग जो हो जाता है, हालांकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि मात्रक यूनिट हमने चेंज कर दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो प्रकाश का वेग है, यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर यहीं पे आपको दे देता 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, तो भी सही हो जाता, क्योंकि हमने मीटर से किलोमीटर में चेंज कर दिया, तो पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो पावर 8 है वहाँ पे 5 हो जाता अगर किलोमीटर देता तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। यहाँ पे पूछा हुआ है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का किरीट, कोरोना, अभी तो न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा है कोरोना, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ले लिया है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का कोरोना वाला पार्ट होता है, ये हमें दिखाई देता है अर्थ से। अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है। जब चंद्रमा अर्थ और सन के बीच में आता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और इस टाइम अगर हम पृथ्वी से सूर्य को देखेंगे तो वो आंशिक रूप से दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से दिखाई नहीं जाए, चंद्रमा से ढक जाता है वो। और सूर्य के वर्णमंडल की अगर हम लोग बात करें तो उसी के अंदर किरीट या कोरोना होता है, जिसे हम लोग, जो हमें दिखाई देता है उस टाइम, ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय। तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी से भरे, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया, इसको देख लेते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। वाई डज अ क्वाइन लाइंग इन अ वेसल फिल्ड विथ वाटर सीम टू बी स्लाइटली लिफ्टेड। मतलब देखिए मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि अगर कोई भी बर्तन है उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें हम लोगों ने सिक्का डाला है, तो सिक्का जो होगा, कॉइन जो होगा, वो जितना नीचे रहता है उससे हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, एग्जैक्ट वहीं पे नहीं दिखाई देगा जितना नीचे रहता है। ऐसा क्यों होता है, प्रकाश की ऐसी कौन सी घटना होती है। मैं चारों ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिख कम रहा है, बड़ा हो गया क्वेश्चन। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन कारण, मतलब रिफ्लेक्शन कारण। दूसरा है अपवर्तन कारण, मतलब रिफ्रैक्शन कारण। तीसरा है विवर्तन कारण, मतलब डिफ्रैक्शन के कारण। और चौथा है परिक्षेपण के कारण, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है रेलवे वगैरह में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। और वैसे भी हम लोग लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सभी क्वेश्चन को लेना हमारा काम है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है, किसके द्वारा होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। व्हाट काजेज द फिश लाइंग अंडर वाटर टू राइज अबाउट द एक्चुअल पाथ। और अगर पिछला क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया है तो इस क्वेश्चन में तो आपको परेशानी होगी ही नहीं, आप आराम से कर देंगे, क्योंकि सेम है, चाहे सिक्का पड़ा रहे पानी में,
चाहे कोई भी सामान पड़ा रहे, मछली हो, कुछ भी हो, अगर वो अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ी सी ऊपर दिख रही है, अलग दिख रही है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यही आंसर इसका भी हो जाएगा, सेम सेम जो पिछले क्वेश्चन का था। आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको लिया है ताकि वो वेरिएशन दिखा सकूँ एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से किस प्रकार से पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? और ये देखिए यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। तो देखिए यूपीपीसीएस वगैरह का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अब ये देखिए किसको नहीं आता होगा, नहीं आता है तो आपको अब आ जाएगा क्योंकि आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए व्हाट काजेस अ रेनबो, मतलब रेनबो किस प्रकार से बनता है, कौन सा ऐसा क्रिया होता है? तो इसमें ऑप्शन जो है वो चौथा वाला ऑप्शन जो है अपवर्तन और परावर्तन। कौन सा? अपवर्तन और परावर्तन। यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो जो इंद्रधनुष बनता है इसमें दोनों रीजन होते हैं, कोई एक रीजन नहीं होता है। अपवर्तन और परावर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के कारण बनता है। हालांकि इसमें तीन बेसिकली होता है काम। कौन कौन सा? तीन काम होता है। पहला परावर्तन होता है, दूसरा होता है अपवर्तन और तीसरा होता है फैलाव। और तीनों का जब मिक्स होता है, संयोजन होता है, तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? आकाश, मतलब आकाश में जो प्रकाश होता है उसमें एक स्पेक्ट्रम बनता है, यानी कि एक रंगावली दिखाई पड़ता है। और यही बाद में गोलाकार चाप का रूप ले लेता है, मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में बन जाता है, सर्कुलर आर के फॉर्म में बन जाता है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। और उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो आपको ये भी याद होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ये भी देखिए यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। तो मैंने इसमें 2 यूपीपीसीएस के भी क्वेश्चन ले लिए हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच द स्काई अपीयर्स ब्लू, मतलब आकाश हमको नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपको उम्मीद करता हूँ इसका आंसर पता होगा। तो जो आकाश होता है ये प्रकीर्णन, ये घटना होती है, एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। इसी के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। मतलब जब भी हवा में कण होते हैं और जब प्रकाश नीचे आता है, इन्वायरमेंट में आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे कण होते हैं, धूल के कण वगैरह होते हैं। तो जब उससे प्रकाश टकराता है तो प्रकाश बिखर जाता है, मतलब स्कैटर्ड हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होता है? धूल के कणों से प्रकाश के टकराने के। अगर ऐसा कोई इन्वायरमेंट जहाँ पे धूल के कण वगैरह ना हो तो वहाँ पे ये घटना नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। और यहाँ पे हम लोगों का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो हमने लगभग 20 क्वेश्चन आज किए हैं, और जिसमें एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन, उसके बाद यूपी पीसीएस के क्वेश्चन हमने लिए हैं, और रेलवे के क्वेश्चन लिए हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल पे हमने लाइट का क्वेश्चन किया है। तो हमने लेंस और मिरर का क्वेश्चन कर लिया था, यहाँ पे हमने लाइट का क्वेश्चन कर लिया है। तो इस तरीके से 2-3 टॉपिक हमने कवर कर लिया है। लगभग आपको इसमें 60-70 क्वेश्चन मिल चुके हैं। 3 वीडियो, ये तीसरा वीडियो है फिजिक्स का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। हिस्ट्री की क्लासेस लगातार आप लोगों को 7:30 बजे शाम को डेली मिलती हैं। अगर जिसको नहीं पता है टाइम टेबल, तो 7:30 बजे शाम को लाइव होती है डेली हिस्ट्री क्लास। बाकी फिजिक्स आपको हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर, फिजिक्स का जो टाइम है वो 11 से 12 के बीच में दिन में रहता है, तो मैं लाइव करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।